बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम आपकी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं उन सभी को कंप्लीटली एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मोस्टली एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी आपकी टेस्ट सीरीज होती हैं उन सभी में पूछे गए हैं। उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने 10 प्लस यानी कि अराउंड जो है वो 13 से 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मीन जो 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चन को हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली उन सभी को अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों ही मीडियम के बच्चे क्वेश्चन आंसर की इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। तो जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है, वैसे तो इतिहासकार मानते हैं कि कई कारण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं बाढ़। तो जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है तो इसके पश्चात लगभग 1500 वर्ष में यानी कि लगभग 1500 वर्षों के आसपास में किस किस तरह के जो बदलाव हैं वो हमें उपमहाद्वीप में देखने को मिलते हैं। कैसे बदलाव होते हैं उन सभी को बताना है, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे जो है वो कुछ 4 से 5 बदलाव आपको याद रखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसे मैंने देखो यहाँ पे इस तरीके से पिंक या फिर रेड कह सकते हो आप, इसे यहाँ पे मार्क कर रखा है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कौन कौन से बदलाव हुए। सबसे पहला तो ऋग्वेद का लेखन शुरू हुआ। दूसरा, कृषक बस्तियां जो थी वो अस्तित्व में आने लगी। चरवाहे वस्तुओं के प्रमाण मिलने लगे। साथ ही साथ मतलब कि चरवाहे वस्तुएं जो थी ये भी अस्तित्व में आने लगी थी। अंतिम संस्कार के नए नए तरीके यहाँ पे अपनाए जाने लगे थे। और इसी बीच में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो था वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा था इन सभी के बारे में। लेकिन ये तो एक वर्ड हो गए कि इंपॉर्टेंट है। अब इसे आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो आपको पूरा सेंटेंस समझना होगा कि सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के आसपास में जो लोग रहते थे उन्होंने धार्मिकता को महत्व देते हुए और विज्ञान को अर्जित करते हुए ऋग्वेद का लेखन करना शुरू कर दिया। साथ ही उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में दक्कन पठार, कर्नाटक और भी जो क्षेत्र था यहाँ पे कृषक बस्तियां अस्तित्व में आने लगी। कहाँ पे? उत्तर भारत में। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे चरवाहे, देखो कृषक बस्तियां जहां पर लोग आए, ठीक है, उन्होंने देखा उपजाऊ भूमि उपजाऊ है तो वहां पे बस गए और खेती करने लगे, वो हमेशा के लिए वहीं पे रह गए। चरवाहे जो कुछ टाइम के लिए सीजन के अकॉर्डिंग अपने पशुओं के साथ में आते हैं और कुछ टाइम के बाद वहां से चले जाते हैं। ऐसी बस्तियां दक्षिण भारत में और कृषक बस्तियां उत्तर भारत में स्थित में आई। फिर ईसा पूर्व पहली शताब्दी का काल यानी कि 0 से लेके 100 तक, ठीक है ना, 0 से लेके 100 तक के बीच में मध्य भारत यानी कि एमपी का एरिया और नीचे का जो दक्षिण भारत है, यहाँ पे ये देखा गया कि जो अंतिम संस्कार किया जाता है पुरुष का, महिला का, यानी शवों का जो अंतिम संस्कार किया जाता था उसके कई नए नए तरीके आ गए। कोई लोग दफनाने लगे, कोई लोग जो है उसको जैसे सिख धर्म में होता है उस तरीके से करने लगे, मुस्लिम धर्म के तरीके से उन्हें दफनाने लगे, हिंदू धर्म के तरीके से उन्हें जलाने लगे। तो ऐसे ऐसे कई कई तरीके जो थे वो यहाँ पे सामने आए जाने लगे। फिर इसी संबंध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भी आ जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या क्या? इसमें ग्रंथों की रचना हुई, आरंभिक राज्य और नगरों का उदय हुआ, बौद्ध जैन साहित्य, विभिन्न दार्शनिकों और विचारधाराओं का विकास भी हुआ, ठीक है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1500 वर्षों के दौरान किस तरीके के बदलाव यहाँ पे हुए थे। अब एक चीज और याद रखना, ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, इसको 3 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। कैसे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण क्यों था, ठीक है, महत्वपूर्ण काल क्यों था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे पहला पॉइंट कि संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना अधिक तेजी से होने लगी। उस समय आरंभिक राज्य और नगरों का उदय होने लगा। बौद्ध जैन साहित्य ऐसे कई दार्शनिक जो विचारधाराएं थी उन सभी का विकास भी होने लगा। एक दो पॉइंट और लिख दो, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ चेंजेस टुक प्लेस इन about 1,500 years after the decline of Harappan civilization। तो कौन कौन से यहाँ पे जो पॉइंट है वो लिखने, आप यहाँ पे इजीली इन्हें रीड आउट भी
कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब इंग्लिश मीडियम में क्या चाहिए आपको, सेंटेंसेस चाहिए फॉर्मेशन का, वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप इजीली रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया हमारा हिंदी और इंग्लिश में। सेकंड क्वेश्चन आता है, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध, ये एक सबसे बड़ा महाजनपद था, ये एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, ये समझाओ। तो जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आता ही होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम मगध की राजधानी वगैरह के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, मगध जो था, हालांकि ये छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व काफी शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसकी सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी राजगाह, जिसे हम राजाओं का घर कहते हैं, कि ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। बच्चों, ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि मगध की राजधानी क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए राजगाह। आपसे पूछा जा सकता है राजाओं का अर्थ, ये जो राजगाह है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राजाओं का घर इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला यहाँ पे कारण था बच्चों, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, यानी कि ये जो मगध महाजनपद था ना, मान लेते ये मगध है, ठीक है, तो ये एक ऐसे एरिया पे बसा हुआ था जहां पे आसपास में इसके ये जो एरिया है ना, ये पहाड़ी एरिया था। कैसा था ये एक तरीके का पहाड़ी एरिया था। ठीक है, जो कि इसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा करती थी। मतलब आप यहाँ पे हाँ, दूसरा पॉइंट है उपजाऊ भूमि, अर्थात ये बेसिकली सोन नदी, गंगा, ऐसी इसकी उपनदियों के आसपास में बसा हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ की जो भूमि थी वो काफी उपजाऊपन थी और सिंचाई की व्यवस्था काफी अच्छी अच्छी खासी उपलब्ध हो जाती थी, जिसकी वजह से फसल यहाँ पे बहुत अच्छी होती थी। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे खाने पीने को आपके पास अच्छा है, पहाड़ी इलाका है, कोई आप पर जो है आक्रमण नहीं कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, व्यापार में वृद्धि होगी, लोग अमीर बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें अपनी सेना में, जो भी मगध के राजा हुआ करते थे, उन्हें अपनी सेना में हाथी को शामिल करने के लिए खरीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि इस मगध के आसपास का एरिया एरिया जो था वो पहाड़ी था। तो ऐसे में जंगल में हाथी मिल जाते थे जो कि सेना में काम आते थे। अब हमें पता है कि ये नदियों के आसपास में बसा हुआ था, तो गंगा और इसकी उपनदियां, इसकी वजह से नदी मार्ग के रूप में आवागमन यानी कि आना जाना बहुत ही आसान हो जाता था। योग्य शासक रहे हैं मगध के जो राजा थे, यहाँ पे काफी योग्य रहे थे, काफी महत्वाकांक्षी थे, जिन्होंने मगध को और ज्यादा अधिक विस्तार दिया था, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और भी कई भी शासक थे जिन्होंने मगध को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया था। फिर है लोहे का उपयोग। जैसा कि हमें पता है कि आधुनिक झारखंड में कई सारी लोहे के खदानें, कई सारे इस्पात संयंत्र हैं, तो ऐसे में उस समय के दौरान लोहे की जो खदानें थी वो यहीं पे पाई गई थी, जिसकी वजह से ये लोग आधुनिक हथियार बना पाते थे, आधुनिक औजार बना लेते थे, जिससे आसानी से ये किसी भी खतरे को टाल सकते थे, अपने हर एक काम को आसानी से कर पाते थे। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे था, उसके संबंध में आप ये सभी के सभी पॉइंट इजीली लिख दोगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में समझना है तो इजीली देख सकते हैं। 6th to 4th यानी कि 6 से 4th सेंचुरी बीसी मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन, यानी कि हमें बताना है सिंपल सा, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली बन गया था। कैसे, तो नेचुरली प्रोटेक्टेड था, फर्टिलेट लैंड था, एलिफेंट जो थे ये आर्मी में यूज किए जाते थे, रिवर ट्रांसपोर्ट थे काफी अच्छा था, इलिजिबल रूलर्स थे यानी कि योग्य शासक थे, एंड लोहे का उपयोग यहाँ पे ज्यादातर देखा गया था, जिसका हथियार बनाने में, औजार बनाने में उपयोग किया करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आप इसे चाहो तो इजीली रीड आउट करके पढ़ लेना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों का वर्णन करो। देखो बच्चों, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आंसर ऐसे बताऊंगा इजी वे में कि अगर 3 मार्क्स में आएगा या 4 मार्क्स में तो भी इजीली लिख पाओगे, और 8 मार्क्स में आएगा तो भी आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो कौन कौन से स्रोत है, इसमें कई स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है बच्चों मूर्तिकला। मूर्तिकला अर्थात मौर्य काल के जितने भी प्राचीन भवन हैं, जितने भी स्तूप हैं, मतलब भांड है, जो कि हमें मौर्य साम्राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो उन सभी से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मौर्य साम्राज्य से हमें कोई भवन मिला है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं, अमीर का भवन है, गरीब का भवन है, मंदिर थे, मधुशाला थी, कैसे लोग रहते थे। स्तूप मिला है यानी कि
सिंपल सी बात है, किस धर्म को मानते थे, मृत भांड अमीर गरीब कैसे उपयोग करते थे। तो ऐसे में मूर्ति कला जो है वो एक अहम पार्ट इसका बन जाता है। फिर दूसरा है सिक्के। आपने देखा होगा कि जो भी सिक्के होते हैं, मान लेते हैं आज के टाइम पे अगर मैं आपको आईएनआर देता हूँ, ठीक है, और एक डॉलर देता हूँ इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईएनआर किस एरिया का है, इसकी क्या वैल्यू है, डॉलर किस एरिया का है और इसकी क्या वैल्यू है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य के टाइम पे सबसे पहले आहत सिक्के, यानी कि जिनको पीट कर उन्हें बनाया जाता था, अर्थात उन्हें आघात किया जाता था, उन्हें चोट पहुंचाई जाती थी। उसके बाद वो सिक्के जो थे वो तैयार किए जाते थे। ठीक है, जब ये सिक्के तैयार किए गए तो सिंपल सी बात होगी यार कि अगर सिक्के तैयार किए गए हैं तो व्यापार तेजी से बढ़ेगा, लोग समृद्ध होंगे, शासक होंगे, इन सभी की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। फिर है साहित्यिक स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्यिक स्रोत के बाद। देखो, एक थे चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री जिनका नाम था कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य भी कह सकते हो। ठीक है, तो कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र। और आपसे ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र से क्या पता चलता है, तो उस एरिया की, उस मौर्य साम्राज्य के समय की आर्थिक व्यवस्था, लोगों और राजा के बीच के संबंध और प्रशासनिक ढांचा, इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। फिर वहीं एक यूनानी यात्री थी जिनका नाम था मेगास्थनीज, तो इसने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही कई सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र आदि ऐसे कई साहित्यिक ग्रंथ हैं जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर है अभिलेख। मौर्य साम्राज्य से प्राप्त अभिलेखों में, अर्थात जब मौर्य साम्राज्य की खोज हो रही थी तो उस समय जो भी हमें अभिलेख मिले हैं, उन सभी अभिलेखों में हम उस साम्राज्य के दौरान के युद्ध, भूमिदान कैसे होता था, धार्मिक गतिविधियां कैसे होती थी, संचालन कैसे होता था, राजा युद्ध वगैरह कैसे करते थे, नीतियां कैसी थी, हर एक चीज को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है अशोक के बारे में तो भी आपके लिए अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत मूर्तिकला, सिक्के, साहित्यिक स्रोत और अभिलेख, सिंपल सा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मेन सोर्सेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एम्पायर। तो कौन कौन से हैं? स्क्रप्चर, कॉइन्स, लिटरेसी सोर्सेस एंड इंस्क्रिप्शन। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इजीली इसमें लिख देने हैं। ओके, वेल यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद फीडबैक में, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, वेल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फोर्थ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अभी मैंने आपको बता ही दिया था इसका आंसर कैसे लिखना है। वेल फिर भी बता देता हूँ एक बार से। संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। आरंभिक राज्य और नगरों का उदय होने लगा था। लोहे के नए नए तरीकों से उपयोग किए जाने की क्षमताएं बढ़ने लगी थी। हथियार, औजार ये बनाए जाने लगे थे। सिक्कों का विकास तेजी से हो रहा था, जिसकी वजह से व्यापार, लेन देन ये सभी आसानी से किया जा रहा था। बौद्ध, जैन साहित्य एवं विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास भी हमें देखने को मिला था। तो ये कुछ पॉइंट है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल का महत्वपूर्ण होने की वजह से। ठीक है, तो याद रखेंगे, संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है इनकी रचना की। आरंभिक राज्य नगरों का उदय हुआ। लोहे का नए नए तरीकों से उपयोग बढ़ने लगा। सिक्कों का विकास हुआ। बौद्ध, जैन साहित्य, अन्य धार्मिक जो विचारधारा थी उनका भी विकास हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स में आएगा, तो इजीली आप लिख पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा, द टुमारो ऑफ, वैसे तो यहाँ पे टुमारो वर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था एक हिसाब से। वेल, द टुमारो ऑफ 6th century BC इज इंपॉर्टेंट, क्लेरिफाई। सिंपल सी बात है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, वैसे यहाँ पे टुमारो नहीं होना चाहिए था, कोई और वर्ड होता। तो ये पॉइंट है आपके, इन सभी को इजीली रीड आउट कर सकते। आगे क्वेश्चन नंबर 5, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कृषि उपज को बढ़ाने के तरीकों का वर्णन करो। यानी कि आपको बताना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो था, ये तो हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंट क्यों था। अब हमें बताना है कि चलो इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन कृषि उपज बढ़ाने के तरीकों में कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताओ। चलिए, 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला है हल्का प्रचलन। तो हम सभी को पता है कि गंगा व कावेरी नदी के आसपास ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा होती थी, उपजाऊ भूमि थी, तो वहां पे सिंपल सी बात है, लोहे की फाल यानी कि इस तरीके से हमारा ये जो हल होता है, ठीक है। अ, वैसे ड्राइंग में बना नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपने हल तो देखा ही होगा। तो उसपे ना एक नोक लगी होती है, जो कि कैसी होती है, लोहे की, जिससे जमीन को और अंदर तक खोदा जा सकता था, जिसकी वजह से उपजाऊपन क्षमता बढ़ जाती थी, अर्थात इससे कृषि उपज बढ़ी और खाद्यान्न संकट समाप्त हुआ। दूसरा पॉइंट, नई फसलों की खेती। हम सभी को पता है कि जब हम हल का उपयोग करते हैं, भूमि उपजाऊ होती है, तो हम एक की जगह दो फसल, दो की जगह तीन फसलों को आसानी से उगा सकते हैं, यानी कि नई नई फसलों की खेती करनी हमने शुरू कर दी, जिसमें से धान की खेती इसमें आ जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिंचाई का विकास। चलो हमने बीज को भी बो दिया है, फसल हमारी हमारी जो उग भी आई है, तो अब हमें सिंचाई करनी है। तो अभिलेख अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि कई बड़े बड़े किसान, कई बड़े बड़े जमींदार, यहाँ तक कि शासकों ने भी, अगर इस टाइम पे हुआ करते थे, तो उस टाइम शासकों ने, बड़े किसानों ने, जमींदारों ने, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने मिलकर जलाशय, नहर, कुओं, इन सभी का निर्माण कराया था, जिससे ये आसानी से सिंचाई कर सकते थे। आप कहोगे सर कि कुओं से कौन सिंचाई कर सकता है? तो आपने एक बार डिस्कवरी चैनल खोलना, डीडी नेशनल का, उस पे आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाएंगी जो कृषि फार्मिंग के संबंध में दिखाई जाती है। तो जब आप उससे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चाहे तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना कि कुएं से सिंचाई कैसे की जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुएं से सिंचाई उस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे की जाती थी। और आज भी भारत में कृषि की इस सिंचाई समस्या से संबंधित बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप इजिली इसे समझ जाओगे, हल का प्रचलन, नई फसलों की खेती और सिंचाई का विकास, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कृषि उपज बढ़ाने के तरीकों में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल महत्वपूर्ण क्यों है, आई होप आप समझ गए होंगे। वेल, इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बीसी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर यील्ड। क्या क्या है? प्रैक्टिसेस ऑफ प्लॉ, कल्टीवेशन ऑफ न्यू क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, ये सभी पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इन सभी को इजीली रीड आउट कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह। वेल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा उनमें किए जाने वाले कार्य लिखिए। देखिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो 8 मार्क्स से पूछा जाएगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये वो दूसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको वैसे तो 3 मार्क्स में बता रहा हूं, 4 मार्क्स में बता रहा हूं बेसिकली, लेकिन ये जो है वो 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए और उसके कार्य, 8 मार्क्स में आ सकता है। तो पहले हम महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं लिखेंगे। तो महाजनपद जो थे उस समय, अगर हम बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार, तो उस समय लगभग 16 महाजनपदों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जो है इंपॉर्टेंट का उल्लेख किया गया है, जैसे कि पज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो कि आपकी किताब में इन्हीं का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग से पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा महाजनपद पर शासन कैसे होता था, ठीक है। तो देखो पॉइंट को कैसे तोड़ना है। सबसे पहले तो महाजनपदों का शासन, ज्यादातर जो महाजनपद हुआ करते थे, इस पर एक राजा का शासन हुआ करता था। दूसरा, लेकिन गढ़ या फिर संघ के नाम से जो भी प्रसिद्ध राज्य हुआ करते थे, उन पर एक लोगों का समूह शासन किया करता था। फिर तीसरा, और इस गढ़ पर, इस संघ पर जो भी लोग शासन करते थे, वो सभी के सभी राजा कहलाते थे, जैसे कि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। तो देखा आपने, एक ही क्वेश्चन को तोड़ के भी आपसे पूछा जा सकता है, बट आपको घबराना नहीं है, बस जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं उसका पॉइंट याद है। तो महाजनपदों का शासन, एक राजा होता था, कई बार एक राजा की बजाय कई लोग शासन करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था, जैसे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। महाजनपदों की राजधानी, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, जो कि ज्यादातर मुख्यतः किलेबंद होती थी, ताकि कोई दूसरा उस पर आक्रमण ना कर सके। और जो आक्रमण नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसके रख रखाव के लिए बहुत सारी खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सेना की आवश्यकता पड़ती थी, नौकरशाहियों की आवश्यकता पड़ती थी, अर्थात आर्थिक तौर पे पैसे की भी आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट महाजनपदों के नाम है, महाजनपदों पर शासन, महाजनपदों की राजधानी, ये सभी आप याद रखें। उसके बाद अब आ जाता है महाजनपदों में किए जाने वाले कार्य।
तो इन कार्यों को भी अलग से 3 या 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। देखेंगे पहला पॉइंट, महाजनपदों में शासक जो थे, जो राजा थे, जो किंग थे, उनका कार्य ये होता था कि ये किसानों से, व्यापारियों से और जो शिल्पकार है, यानी कि व्यापारी जो भी करते हैं, शिल्प का काम जो भी करते हैं, उन सभी से कर वसूले और इनके अधीन जो लोग हैं उनसे भेंट वसूले। ठीक है ना? तो ये शासकों का कार्य हो गया, किसान, व्यापारी, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना। यहाँ पे चलो ये तो हो गया कि संपत्ति जुटाने का पहला तरीका। एक दूसरा तरीका ये था कि जब कभी भी इस एक ए पर्टिकुलर राजा के पास में पैसा जो था, क्या मान लेते हैं डॉलर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है? तो अब ऐसे में ये लोग क्या करते थे, अपने आसपास के एरिया पर आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया करते थे, जिससे धन इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब ये समस्या विकराल रूप लेने लगी कि हर एक क्षेत्र का बंदा जो है, हर एक क्षेत्र का राजा अपने आसपास के क्षेत्र को लूटने लगा, तो लोगों ने क्या किया, इससे बचने के लिए अपनी सेनाएं बनानी शुरू कर दी। नौकरशाही तंत्र तैयार कर दिया था जिससे ये लोग इससे बच सके। ठीक है? तो धीरे-धीरे करके ये और ज्यादा मजबूत होता चला गया। तो यही कुछ कार्य थे जो कि महाजनपदों में किए जाते थे। सिंपल सा। ठीक है? तो एक वो पॉइंट कि महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं, ये आप लिखोगे और इस क्वेश्चन को भी अलग से पूछा जा सकता है तो आप ये लिखोगे। अगर एक ही में पूछा जा सकता है तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट हटा भी सकते हैं। दैट्स ऑल आंसर। ओके? वेल, इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। राइट द मेन फीचर्स ऑफ महाजनपद एंड द वर्क डन इन दैम। तो क्या फीचर्स हैं महाजनपद के, आप देख सकते हैं। रूल ऑफ द महाजनपद, कैपिटल ऑफ महाजनपद, इस तरीके से। एंड वर्क, वर्क टू बी डन इन महाजनपद, कौन कौन से कार्य हैं वो किए जाते थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की तथा प्रसिद्ध शासक अशोक के बारे में लिखिए। हमें बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हम सभी को पता है किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, लगभग 331 ईसा पूर्व। अब इनका ये जो शासन था, जब इन्होंने स्थापना की थी इसकी, तो ये पश्चिम उत्तर में, भारत के पश्चिम उत्तर के और आगे की तरफ चले तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है? तो आपसे पूछा गया केवल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मैंने आपको डेट भी बता दी, कहां तक फैला था ये भी बता दिया। ठीक, अब आ जाता है प्रसिद्ध शासक अशोक के बारे में। तो अशोक जो है वो चंद्रगुप्त का, एक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा ही होता है, जिसने, ये बेसिकली आज हम इसे आरंभिक भारत का एक सर्व प्रसिद्ध शासक मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं इसके जो कि भारत के इतिहास में, भारत के संविधान में भी बहुत सारी चीजें इसके सिद्धांतों से ली गई हैं। ठीक है? बेसिकली रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था, पुत्र अशोक। ये आरंभिक भारत का एक सर्वप्रसिद्ध शासक है और इसने कलिंग यानी कि वर्तमान का जो उड़ीसा है, इस पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। ये एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए संदेश देना जब जरूरी समझा, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उसने प्राकृतिक तौर पर पत्थरों पे या फिर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। यानी कि ये एक ऐसा पहला शासक था, किंग था, जिसने सबसे पहले अपने अधिकारी और प्रजा को संदेश, मात्र संदेश देने के लिए पत्थरों पर, पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाना शुरू किया ताकि लोग इसे समझें और पढ़ें। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के कई प्रयास किए, जिसमें से एक बहुत अहम प्रयास था धम्म का प्रचार। ठीक है? अशोक के अनुसार, अशोक जो वो कहते हैं कि इस धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन जीते हुए यानी कि संसार में रहते हुए भी बहुत अच्छा होगा, और यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, संसार से वो चला भी जाता है, तो भी यदि वो इस धम्म का पालन करता है, धम्म के सिद्धांतों को अपनाता है, तो संसार में होते हुए और संसार से जाते हुए भी उसका जीवन अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामत नामक जो विशेष अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति की थी। साथ ही इनमें से ये जो धम्म हुआ करते थे, इसके कई सिद्धांत थे, जैसे कि सबसे पहले तो अपने से बड़ों का आदर करना, सन्यासी ब्राह्मण इनके प्रति एक अच्छा और उदारता वाला व्यवहार रखा जाए, सेवकों और दासों के साथ में उदार व्यवहार रखा जाए, दूसरे के धर्मों और परंपराओं को आदर भी दिया जाए। ठीक है? तो अब देखो एक चीज और बताता हूँ। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के धम्म के बारे में लिखिए। तो धम्म के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको टोटल जो है यहाँ से इतने 4 पॉइंट लिख देने, चारों के चारों धम्म के बारे में। और जब केवल अशोक के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे बता रहा हूँ
कि एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें इस चीज को कि एक क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन तोड़ के पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता चलूं। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो देख सकते हैं, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर एंड राइट अबाउट द फेमस रूलर अशोक। तो फाइंडर कौन है? द रूलर ऑफ चंडीगढ़, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, रूल ये मतलब ये कौन था और अशोक के बारे में क्या क्या बातें वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद धम्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये 4 पॉइंट इंग्लिश में भी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, वेल क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला गया? इसमें जेम्स प्रिंसेप के योगदान को समझाइए। यानी कि ब्राह्मी लिपि होगी, खरोष्टी लिपि होगी, आखिर इसे कैसे पढ़ा गया? और चलो ठीक है, पढ़ भी लिया गया, तो इसमें जेम्स प्रिंसेप का क्या योगदान है ये आपको समझना। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को समझना। ब्राह्मी लिपि जो कि मूलतः यानी कि बेसिकली हर एक लिपि की मूल लिपि रही है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं देवनागरी की, फॉर एग्जांपल देवनागरी लिपि है, तो इसकी भी मूल रही है ये ब्राह्मी लिपि, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्यतः अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। तो हुआ कुछ यूं कि इसके अर्थ को समझने के लिए 18वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय विद्वान जो थे वो भारत आए। इन्होंने भारत के जो पंडित थे इनसे मदद ली, और जब हम मदद ली पंडित से, कहा चलो ठीक है हम मिलके ना जो बंगाली और देवनागरी लिपि है इसकी लिपियों को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसके अक्षरों को मेल मिलाते हैं इस ब्राह्मी लिपि के अक्षरों से। लेकिन ये कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन ये पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। तो कई दशकों के बाद में फिर यहाँ पे आए जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय ये जो अशोक के अभिलेखों में जो जिस लिपि का उपयोग किया गया था ब्राह्मी लिपि का, उसका अध्ययन किया और उसका अर्थ निकाला 1838 में, और उसके बाद ब्राह्मी लिपि को समझना आसान हो गया। ठीक है, फिर दूसरी लिपि की बात करते हैं, खरोष्टी लिपि की। तो ऐसा देखा गया था पश्चिमोत्तर यानी कि मौर्य साम्राज्य टाइप में, जो पश्चिमोत्तर बलूचिस्तान अफगानिस्तान इस तरीके के एरिया जो थे, यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वहां पर खरोष्टी लिपि का ज्यादातर उपयोग किया गया था। ठीक है, अब इसको पढ़ने की जब बारी आती है तो कुछ शासक थे जिनका नाम था हिंद यूनानी शासक, कुछ ऐसे शासक थे। तो इन शासकों ने क्या किया था कि सिक्के बनवाए थे, ठीक है, ढलवाए थे व्यापार करने के लिए। तो इन सिक्कों में उन्होंने राजा के नाम को यूनानी भाषा में और खरोष्टी में लिखा था। अर्थात मान लेते हैं आपको एक सिक्का दिया गया है, एक तरफ आप अभी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज इससे आप नहीं जानते हो, भूल जाओ कोई लैंग्वेज है, तो एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है आ, और इसी तरफ हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है ए। तो अगर आपको ये पता है, इंग्लिश भाषा आपको पढ़नी आती है, तो आप समझ जाओगे कि इसके सामने ये जो आ लिखा हुआ है, नहीं एक सेकेंड, अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, क्योंकि हम अभी क्या है इंग्लिश भाषा से अनजान है, तो अगर आपको हिंदी आती है, आ लिखा हुआ, तो आप समझ जाओगे कि इसके सामने यही लिखा हुआ। तो ये वर्ड इंग्लिश में आप समझ गए कि इंग्लिश में आ को, अगर हिंदी में आ है तो इंग्लिश में से ए बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये भी देखा गया कि सिक्कों में राजाओं के नाम जो थे वे यूनानी भाषा में और खरोष्टी में भी लिखे गए थे। तो यूनानी भाषा को पढ़ लिया गया था, तो इसी वजह से कुछ कुछ शब्दों को यूनानी और खरोष्टी भाषा में पढ़ा जाना संभव हो पाया। लेकिन पूरी तरीके से समझना ये काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, इसने खरोष्टी के अभिलेखों को पढ़ा, समझा और कहा कि ये जो है कोई यूनानी भाषा नहीं, बल्कि ये एक प्राकृत भाषा है। कैसी भाषा है? प्राकृत भाषा है, और उसके पश्चात इसको पढ़ा जाना आसान हो गया। ठीक है, दोबारा समझोगे ब्राह्मी लिपि कैसे समझी गई? कुछ यूरोपीय विद्वान आए, इन्होंने भारतीय पंडितों से कहा चलो बंगाली देवनागरी लिपि की जो पांडुलिपि है इनको पढ़ते हैं, अक्षरों को मिलाते हैं, लेकिन कुछ हद तक सफल हुए लेकिन नहीं समझ पाए। फिर जेम्स प्रिंसेप आए, इन्होंने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया 1838 में। फिर आती है खरोष्टी लिपि। तो हिंद यूनानी शासक जो थे कुछ सिक्के डलवाए थे, जिसमें राजा का नाम भी था यूनानी भाषा में और खरोष्टी में भी लिखा गया था, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे फिर आए जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख लिखे जाते थे उसकी ये पहचान की कि ये कोई ऐसी लिपि नहीं जिसे हम नहीं पढ़ सकते, ये एक प्राकृत लिपि है, और उसके बाद इन लिपियों को पढ़ा जाना आसान से समझ में आने लगा। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि को कैसे समझा गया और खरोष्टी लिपि को कैसे समझा गया, इजीली आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वेल इंग्लिश में देखते हैं, हाउ वाज द मीनिंग ऑफ ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट ड्राइव, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में आप ये 3 पॉइंट लिखोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग खरोष्टी स्क्रिप्ट, तो इसके बारे में आप ये
3 पॉइंट लिखोगे। तीसरा पॉइंट आपका यहां से शुरू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने हिंदी में समझा दिया अच्छे से, और इंग्लिश में भी आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, वेल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एक जो बॉक्स होता है ना, इस तरीके का बॉक्स, उसमें दिया गया है सरदार और सरदारियों के बारे में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों का ध्यान ऐसे क्वेश्चन की तरफ नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाने वाले भी ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं फिर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल का कुछ भाग उस समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य ऐसी कई सरदारों का उदय हुआ, जो कि उस समय इस एरिया में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में काफी ज्यादा समृद्ध थे और स्थायी तौर पे रहते थे। यहाँ पे जो सरदार था वो एक ताकतवर व्यक्ति होता था, जिसका पद जो है, यानी कि उसका शासन, उसकी गद्दी जो थी, वो एक तो वंश के आधार पे थी, यानी कि अगर वंश चाहे तो वंश के आधार पे भी ले सकता है, या फिर खानदान के कोई भी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सरदार के जो कार्य थे वो कई सारे होते थे, जैसे कि विशेष अनुष्ठान करवाए, युद्ध के समय अपनी जनता का नेतृत्व करे, जो विवाद हो जाते उन सभी को सुलझाए, उसमें मध्यस्थता करे, ठीक है। ये सारे कार्य एक सरदार के हुआ करते थे। वो सरदार के आसपास, सरदार के अधीन जितने भी लोग होते थे, उन सभी से भेंट लेता था, लोगों से, जबकि जो राजा हुआ करते थे वो लोगों से लगान वसूला करते थे एवं अपने समर्थकों से उस भेंट का वितरण करता था। सरदार जो थे वो प्रायः कोई स्थायी सेना या फिर अधिकारी नहीं होते थे, बल्कि वो अपने आप में ही एक मजबूत व्यक्ति होते थे, ठीक है। उनका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये सरदार और सरदारियों के बारे में पॉइंट है। पहले दक्षिण भारत में समृद्ध थे, सरदार के व्यक्ति कैसा था, वंश कैसा था, ठीक है, क्या कार्य होते थे, भेंट वगैरह की बातें, और अधिकारी, सरकारी अधिकारी नहीं थे, सिंपल सा, ठीक है। तो एकदम एकदम सिंपल पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया है, इजी वे में। ओके, वेल आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, मेंशन दी, मतलब सिंपल सा है कि आपको सरदार या सरदारियों के बारे में बताना है, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंट को इजीली यहां से लिख दोगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कोई भी करे क्वेश्चन डाउट हो आपका, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शासकों के द्वारा देवताओं से जोड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। तो बहुत सारे तरीके थे, जिससे कि लोग जो थे वो अपने आप को, शासक जो थे वो अपने आप को देवताओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति यानी कि समृद्धि पाने के लिए, लोगों का विश्वास पाने के लिए एक अहम साधन था विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ जाना। स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखें इस चीज को, ठीक है बच्चों। अब देखो तरीके। तो राजाओं ने क्या किया, जो शासक थे उन्होंने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजधर्म के कई नवीन सिद्धांत, जिसमें सिक्के, मूर्ति एवं स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना, ये सभी शामिल किया था, ठीक है। तो कैसे कैसे किया, क्या आपके पास इसके साक्ष्य हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे बात हो रही है यूपी की। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के माट, ठीक है, मथुरा के पास एक स्थान है माट, यहाँ पे एक देव स्थान, इस देव स्थान पर हमें कुषाण शासकों की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिली है। तो ऐसा लगता है कि शासकों ने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ने के लिए उनके आसपास में अपने लिए भी मूर्तियां स्थापित करवाई होंगी, ठीक है। ऐसी मूर्तियां भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी मिली हैं। फिर यहाँ पे आए कुषाण, इन्होंने स्वयं को देवता तुल्य बताने के लिए देवपुत्र की उपाधि ली थी, अर्थात ये कहते थे हम देवपुत्र कुषाण हैं, हम देवपुत्र कुषाण हैं, ऐसा ये कहते थे, ठीक है। आगे, कवियों के द्वारा अपने राजा या फिर स्वामी की प्रशंसा में कई सारी प्रशस्तियां लिखी जाती थी। प्रशस्तियां यानी कि उनकी किसी दिनचर्या के बारे में, किसी युद्ध के बारे में, किसी एक अहम जो उनकी बड़ाई होती है, बेसिकली इसके बारे में लिखा करते, ठीक है। तो इन बड़ाइयों के बारे में जब लिखा, तो इसमें एक उदाहरण भी हमें देखने को मिला। क्या उदाहरण है यहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो किसने लिखा था? हरिश्चंद्र ने। ये क्या करते थे, ये स्वयं जो थे वो गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिसका नाम था समुद्रगुप्त, इसके राजकवि थे। तो इन्होंने इसी के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति के नाम की रचना की थी, जिसमें कि बढ़ा चढ़ा के बातों को लिखा जाता था, ठीक है ना। तो कई सारे साधन थे, ठीक है। ये पॉइंट आप इजीली यहां से
समझ सकते हो। आई होप आपको एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ इनकी मूर्तियां मिलना, ठीक है, देवपुत्र की उपाधि लेना और प्रशस्तियां लिखवाना और एक उदाहरण, ये सभी आप इजीली लिख दोगे। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय रूलर्स टू कनेक्ट विद द गॉड्स। तो कौन कौन से यहाँ पे मेथड जो थे वो अडॉप्ट किए गए ताकि रूलर्स जो है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए गॉड से। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट है, इन सभी को इजीली आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, वेल, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कुछ कुछ बातें पहले आपको याद रखनी है। सबसे पहली है कि यहाँ पर जो थे वो टोटल 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से? मौर्य साम्राज्य की सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, पाटलिपुत्र वर्तमान में किस राज्य का नाम था? तो पटना। और यहाँ पे कुछ 4 प्रांतीय केंद्र थे। एक था तक्षशिला, फिर उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। यहाँ पे व्यापार कैसा था? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में व्यापार कैसा था? तो व्यापार के संबंध में तक्षशिला, उज्जैनी ये दोनों ही लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। वहीं स्वर्णगिरी जो था ये कर्नाटक में साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और नदी दोनों ही मार्गों से यहाँ पर आना जाना होता रहता था। ठीक है, तो 5 राजनीतिक केंद्र और कुछ व्यापार जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी कर्नाटक में। फिर आवागमन के संबंध में यहाँ पे भूमि के माध्यम से, नदियों के माध्यम से आवागमन जो था वो आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, कभी भूमि जो मार्ग है वो अवरुद्ध है तो नदियों से चले जाओ, नदी मार्ग अवरुद्ध है जैसे ठंडियों में नहीं जा सकते जल्दी से तो भूमि से चले जाओ। ठीक है, फिर आती है सेना। तो राजधानी से प्रांत तक, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र यानी कि पटना, वहां से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लग जाता था। तो ऐसे में बहुत बड़ी सेना की हमें आवश्यकता पड़ती थी, उसके रख रखाव की, खान पान की व्यवस्था की जरूरत होती थी। तो ये सभी कार्य कौन करता था? सेना ही करती। उसके बाद है यूनानी स्रोतों के अनुसार, ये एक आपका जो स्रोत दिया गया है, ठीक है ना, आप देखोगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासन के बारे में तो वहां पे एक स्रोत मिलेगा आपको। उस स्रोत में बताया गया कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राटों के पास में 6 लाख पैदल सैनिक होते थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी हुआ करते थे। ठीक है, तो यूनानी स्रोतों के अनुसार आप इजीली लिख दोगे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, व्यापार में तक्षशिला, उज्जैनी और स्वर्णगिरी, फिर आवागमन, सेना और यूनानी स्रोतों के अनुसार कितनी सेना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है प्रशासन वाला आपसे 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर आप कैसे लिखोगे? तो पहले तो आप ये वाला पॉइंट लिख देंगे और फिर लिखोगे आप मेगा सीरीज के बारे में, और इन दोनों को मर्ज करके 8 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में अलग अलग। तो मेगा सीरीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो सबसे पहला, मेगा सीरीज कैसे कहते थे कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियां जो थी वो एक समिति और 6 उप समितियों के द्वारा यहाँ पे संचालित की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक विशाल सेना की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें से सबसे पहली जो समिति थी वो नौसेना का संचालन करती थी। दूसरी उप समिति जो थी, सॉरी, पहली उप समिति क्या करती थी? पहली नौसेना का संचालन, दूसरी यातायात खान पान की देखरेख करती थी, तीसरी जो थी वो पैदल सैनिकों का संचालन करती थी, चौथी जो थी वो अश्वरोही, पांचवी रथरोही और छठी हाथियों का संचालन किया करती। ठीक है, फिर मेगासीज कहते हैं कि दूसरी का काम जो है ना वो थोड़ा ज्यादा था, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ये उपकरण ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करती थी, सैनिकों के लिए भोजन बनाना और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब इसका कार्य होता था। सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों को नियुक्त करना, ये भी इसी का कार्य हुआ करता था। अब इसी में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो यूनानी स्रोतों के अनुसार इस तरीके से, ठीक है, अगर आपसे अलग से पूछा जाता है तब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो पूछेगा डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। सबसे पहले 5 मेजर पॉलिटिक्स सेंटर्स थे, एक तो इसकी कैपिटल एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर्स। फिर ट्रेड कैसा था, ट्रैफिक, आर्मी एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेस कितनी सेना है इनके पास, इसके बारे में।
फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा के पूछा जाएगा तो मेगास्थनीज के बारे में आपको लिख देना है, और मेगास्थनीज के ये 3 पॉइंट लिखने के बाद आपको जो पीछे एक पॉइंट मैंने आपको बताया ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वेल, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे आता है सबसे आखिरी, एक सेकंड देख लेते हैं, अगर आखिरी होगा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये एक आखिरी क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपको इसे भी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापार होने लगा, स्पष्ट करो। यानी कि जैसे जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उपमहाद्वीप में और उसके बाहर व्यापार होने लगा था, इसे समझा, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे इसके आंसर को। देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग, भूमार्ग, इसका एक जाल बिछ गया, यानी कि इसका एक ऐसा जाल बिछा जिससे कि व्यापार आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बड़ी मात्रा में किया जा सकता था। यहाँ पर जो व्यापार था वो मध्य एशिया और उससे भी आगे भूमार्ग तक होता था, अर्थात उपमहाद्वीप। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत से लेके मध्य एशिया और उसके आगे तक जो व्यापार था वो भूमार्ग के द्वारा किया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर पूरे विश्व में व्यापार करना है तो केवल आप जमीन के रास्ते से तो जा नहीं सकते, तो इसीलिए समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह जो थे वो जलमार्ग के रूप में व्यापार शुरू कर दिए, जैसे कि अरब सागर, ठीक है। अरब सागर से होते हुए ये लोग उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक व्यापार करने लगे। बंगाल की खाड़ी से होते हुए चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ तक व्यापार फैलने लगा। अर्थात छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक नदी मार्ग और भूमार्ग, भूमार्ग से मध्य एशिया तक व्यापार हो पाना संभव था, लेकिन जैसे जैसे जलमार्ग यहाँ पे बढ़ने लगे, बंदरगाह अस्तित्व में आने लगे, तो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक व्यापार बढ़ गया। बंगाल की खाड़ी से होते हुए चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ तक व्यापार बढ़ने लगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। अब इस व्यापार में कई सारे और पॉइंट आए। शासकों ने क्या किया, जो भी राजा हुआ करते थे इन सभी मार्गों की देखरेख करते थे। वो देखते थे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कोई भी राजा फ्री में सेवा करेगा, तो वो क्या करता था, व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के बदले कुछ धन लिया करता था, एक सुरक्षा के कर के रूप में। ठीक है, हम भाई आपकी सुरक्षा कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है हमें कुछ पैसा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ व्यापारी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि पैदल व्यापारी, फेरी लगाने वाले जो गन्ना की रेडी या फिर नॉर्मल रेडी, चाउमीन, समोसा, बर्गर ऐसी रेडी लगाते हैं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उस समय तो कुछ और ही होंगे। तो पैदल फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर, इन जानवरों को बेचने वाले, ये सभी जो व्यापारी थे वो इसमें शामिल हो गए। फिर यहाँ पे ये देखा गया तमिल भाषा में कुछ नाम, जैसे कि एक है मस्तुवन, ये प्राकृतिक भाषा में सत्यवाह और सेठी नाम से प्रसिद्ध बड़े ही धनी व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से, तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत भाषा में सत्यवाह और सेठ। समुद्री मार्ग से चलो मानते यात्राएं करनी संभव हो पाए, लेकिन ये यात्राएं जो थी वो काफी खतरनाक होती थी लेकिन लाभदायक भी होती थी। आप सभी को पता ही होगा कि आप मान लेते किसी इस एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है, इस बी पर्टिकुलर एरिया तक जाना चाहते हो और रास्ता जो है वो कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा दिया हुआ है, काफी टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको इसी से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जलमार्ग है तो आप सीधा सीधा यहाँ से जा सकते हो, टाइम, पैसा, ईंधन सब कुछ बचेगा इससे। तो इसीलिए हालांकि ये खतरनाक तो है लेकिन लाभदायक भी है। अब व्यापार कैसा कैसा होता था, तो नमक का, अनाज का, कपड़ा, धातु, उनसे बनने वाले उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी, कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। अरब सागर के रास्ते से होते हुए रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, ऐसे कई मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां, ये सभी भारी मात्रा में वहां पर पहुंचने लगी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपसे 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद जरूर रखें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखेंगे 6th सेंचुरी बीसी एक्सप्लेन द ट्रेड स्टार्टेड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली ऐसे लिख पाओगे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो का हमारा जो भी मेन टॉपिक था, पॉइंट था, वो हमने कर लिया है यहाँ पर कंप्लीट। एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यही था बच्चों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपकी हिस्ट्री की फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर के अराउंड जो है वो आपसे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, ठीक है। हिंदी में भी कंप्लीट मैंने आपको समझाया है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड मैंने किए थे।
तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा और आज की इस वीडियो को कंप्लीटली हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल है, एक तरीके से कहते हैं अकाउंट है, फॉलो कर लीजिएगा। मैसेज भी कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है। और हाँ, फीडबैक के अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि यस सर आपने जो भी समझाया वो हमें अच्छे समझ में आया है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। और हाँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टॉपिक्स वगैरह यहाँ पे बता दी जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जितना हो सके वीडियो को लाइक करो। आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।